Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2022 साइंस का पेपर, राइट? इस पूरे पेपर को हम लोग क्या करेंगे, इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आपको एक बात बता दूं, 2022 में जो पेपर हुआ था ना, वो टर्म वाइज हुआ था, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड इस तरीके से हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये टर्म फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें कितने क्वेश्चंस है, टोटल 15 क्वेश्चंस है। बचे हुए क्वेश्चंस टर्म सेकंड में हुए थे, ठीक है। इसी तरीके से आपके 2022 में पेपर हुआ था, तो वही हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है। This question paper comprises 15 question. All questions are compulsory. इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को करना कंपल्सरी है। This question paper is divided into 3 section A, B and C. ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, A, B और C. सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका जो सेक्शन ए है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। उसके बाद लास्ट सेक्शन क्वेश्चन आपका सेक्शन सी, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन बच्चों आपका 4 नंबर का है। इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में बेटा आपको इंटरनल चॉइस भी क्या हुई है, दी गई है। ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव हैज टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, जिसमें से दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये सभी क्वेश्चंस में नहीं है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिली हुई है। सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं, जिसके आपको रूल्स पता है। अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो आपका क्या हो जाता है, 2 के हिसाब से अपना मैथ, एथ, उसके बाद प्रॉप, राइट, ब्यूट, हेप्ट, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलता है। 6 है तो हेक्स, और अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, है ना। हमको फिर ये भी चेक करना होता है कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो आगे हम सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं उसकी पोजीशन के साथ में। उसके बाद सब्स्टिट्यूट चेक करने के बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं जुड़ा हुआ है ना। इस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करना है। ये सब आपके कार्बन कंपाउंड किसी का था, तो यही आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। मीथेन यानी कि मैथ है, यानी कि कार्बन एक है, राइट, और एन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, यानी कि फॉर्मूला आपका हो गया CH4। नेक्स्ट है आपका प्रोपेन। प्रोपेन के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन का हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। प्रोप यानी कि 3, यानी कि कार्बन 3 है तो C3H8 आपका इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या पूछा जा रहा है, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाय। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि भैया कार्बन कंपाउंड के बीच में जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा वीक होता है। इस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। आगे आ जाइए। Which of the following flower will have higher possibility of self pollination? ये कुछ फ्लावर के नाम दिए गए हैं और इनमें पूछा है किस में आपकी सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो नॉर्मल सी बात है, वो प्लांट जो आपके बाइसेक्सुअल होंगे, जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होंगे, उनमें आपके सेल्फ पॉलिनेशन की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए जरा किसमें देखने के लिए मिलेगी, तो इन चारों में से अगर हम बात करें तो मस्टर्ड और हिबिस्कस में ज्यादा है पॉसिबिलिटी। उसके बाद पूछा गया है रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं बाइसेक्सुअल प्लांट के, तो बाइसेक्सुअल है यानी कि एक ही प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होना चाहिए, राइट, और उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होना चाहिए। अगर हम फ्लावर के केस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो बच्चों वो होता है स्टेमन, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें
तो वो होता है आपका कार्पेल या फिर बच्चों आपका पेस्टिल। इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं। स्टेमन का आपका एंथर और फिलामेंट, कार्पेल या पिस्टिल के आपके क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओवरी में होता है। Which one of the two multicellular organism, Spirogara and Planaria, reproduce by regeneration and why? पूछ रहे हैं प्लेनेरिया और स्पायरोगारा में से किसके अंदर रीजनरेशन होता है। तो बच्चों रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रीजनरेशन कराने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत होती है। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स किसके पास होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया के पास ही होते हैं। इसलिए रीजनरेशन का प्रोसेस प्लेनेरिया में ही होता है। Give an example of another organism which can also be reproduced by the same process. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपका रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर आपकी बडिंग भी हो जाती है और रीजनरेशन भी हो जाता है, यही बात लिखा हुआ है। स्पायरोगारा प्लेनेरिया में से किसके अंदर होता है रीजनरेशन, प्लेनेरिया के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि कुछ स्पेशल सेल्स की हेल्प से होता है जो कि स्पायरोगारा में नहीं होते हैं। तो स्पायरोगारा में आपका रीजनरेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। और किसके अंदर रीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन और हमको देखने के लिए मिलता है हाइड्रा के अंदर। ठीक है, आगे चला। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशंस क्या होता है, लिस्ट टू मेन रीजन दैट मे लीड टू दी वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। वेरिएशंस क्या होता है बच्चों, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। एक ही स्पीसीज में जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी लोगों के जो ईयरलोब्स होते हैं वो फ्री होते हैं और किसी के अटैच्ड होते हैं, राइट। तो ये क्या है, आपका एक ही चीज तो थी, कैरेक्टर एक ही था ईयरलोब, और किसी के फ्री है किसी के अटैच्ड है, तो ये आपके क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। आई कलर आपका एक कैरेक्टर है। अब आई कलर कुछ भी हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है, राइट। तो आपका ये क्या हो गया, आई कलर के वेरिएशंस हो गए। तो वेरिएशंस क्या होते हैं, जो आपके डिफरेंसेस होते हैं किसी भी स्पीसीज में, ठीक है, उसको हम वेरिएशंस बुलाते हैं। वेरिएशंस का रीजन क्या होता है, अलग अलग रीजंस होते हैं। डीएनए कॉपिंग जब हो रही होती है तो उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, एक्यूरेसी हो जाती है, इस वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। डिफरेंसेस इन द ट्रेट शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। ट्रेट में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम वेरिएशन बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट फ्लावर प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन द F1 प्रोजेनी। क्या कह रहे हैं, अगर हम वायलेट प्लांट को और व्हाइट प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो उन दोनों से मिलकर जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आपको पता है आगे जो नई जनरेशन बनने वाली है उसका कैरेक्टर क्या होगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर भैया जो जीन्स गए हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स गए हैं, वो आपका रेसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। और अगर दोनों में से एक भी डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाला ट्रेट आपका शो हो जाएगा। रेसेसिव वाला तभी शो होगा जब दोनों रेसेसिव हैं, जब होमोजाइगस कंडीशन है। अगर एक भी डोमिनेंट आपका ट्रेट प्रेजेंट है तो भाई वो डोमिनेंट वाला ही शो होगा। तो अगर हम वायलेट की और व्हाइट की बात करें तो ऑफकोर्स सी बात है कौन सा शो होने वाला है, वायलेट कलर के जो फ्लावर्स होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में बनेंगे। यानी कि व्हाइट और वायलेट को क्रॉस कराया तो वायलेट वाले आपके फ्लावर मिले, क्योंकि वायलेट इज अ डोमिनेंट कलर, राइट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर हमने F1 प्रोजेनी, अब F1 में काफी सारे प्लांट्स प्रोड्यूस हुए होंगे, अगर अब हम उन F1 प्लांट को क्या करवा दें, आपस में क्रॉस करवा दें, है ना, उनका फर्टिलाइजेशन करवा दे, तो उनसे जो नए बच्चे आपके बनेंगे, नए प्लांट्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। तो ये तो सारे वायलेट थे, लेकिन अब कैसे बनेंगे, अब कुछ प्लांट बच्चों आपके वायलेट बनेंगे, कुछ आपको व्हाइट भी देखने के लिए मिलेंगे। आपको याद हो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, क्या हुआ था, मेंडल ने पहले आपका प्योर टॉल प्लांट लिया था और प्योर डॉफ प्लांट लिया था, उनका आपस में फर्टिलाइजेशन यानी कि क्रॉसिंग करवाई थी। तो जब क्रॉसिंग करवाई थी तो उनको सभी F1 जनरेशन में ऑल टॉल मिले थे, और जब उन्होंने उन ऑल टॉल की सल्फिंग करवाई थी तो उन्हें कुछ प्लांट आपके डॉफ भी मिले थे। यानी कि जो आपका रेसेसिव वाला ट्रेट था वो F1 जनरेशन में तो नहीं दिखा,
लेकिन F2 जनरेशन में हमको शो हुआ था। और रेशियो कितना निकला था, अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 3:1 हमको देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपके व्हाइट फ्लावर होंगे वो F2 जनरेशन में देखने के लिए मिलेंगे, और कितने होंगे, 25 प्लांट्स होंगे अगर हम 100 में से बात करें तो। ठीक है, आगे आ जाइए। नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to each other। सीधे सीधे आपसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछ रहे हैं कि क्या होता है, आपसे बोला है कि डिटरमाइन करो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अगर जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या है, एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने ये करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और ये तीनों चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड बाहर निकालेंगे, उसकी फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये तीनों क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेच द थंब forefinger, middle finger of your left hand। ठीक है, लेफ्ट हैंड ही राइट मत आगे कर देना, such that they are mutually perpendicular if the first finger points the direction of magnetic field। फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है और सेकंड फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है, तो जो आपका थंब होगा वो मोशन और फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक अल्फा पार्टिकल है और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। इन विच डायरेक्शन will an electron project when it pass through the same magnetic field। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो भैया साउथ डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों चीजें तो अपोजिट होती हैं, तो वो अगर नॉर्थ में है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ में होगी। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, उसके बाद draw the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced by a solenoid through a steady current flow। ठीक है भाई, स्टेडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनती हैं सोलेनॉइड के थ्रू, वो हमको डायग्राम बनाना था, तो ये हमने डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर आता है तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाकर आ जाना है। ठीक है, तो आपका ये सोलेनॉइड है, आपकी ये पूरा सेटअप लगा हुआ है जिससे करंट वरंट पास हो जाए, और ये कुछ आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। काफी सारे सर्कुलर टर्न्स की आपकी क्या होती है, एक कॉइल होती है जो कि आपकी सिलेंड्रिकल शेप के अराउंड रैप होती है, उसे हम सोलेनॉइड बुलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज ओजोन। ओजोन क्या होती है, अच्छा ये आपका वही वाला बच्चों डबल हो गया है। ठीक है, ओजोन क्या होती है, हाउ इज इट फॉर्म इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे बन जाती है, हाउ डज द ओजोन अफेक्ट अवर इकोसिस्टम, और ओजोन किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है ये भी लिखना है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है, यानी कि O3 इज आई ओजोन। UV radiation split some molecular oxygen into free oxygen। UV radiation जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो ऑक्सीजन को OO में आपका तोड़ देती हैं। ठीक है, जिसे हम फ्री ऑक्सीजन बुलाते हैं। एटम्स O+O, these atoms combine with molecular atom। अब ऐसा होगा एनवायरमेंट में थोड़ी बहुत अब ये तो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने तोड़ दी, एनवायरमेंट में ये वाली भी तो होगी, सब थोड़ी थोड़ी होगी। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन
ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ जाती है और O3 ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। ये देखो, ये आपके नॉर्मल ऑक्सीजन थी, इस पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी पड़ी पड़ी, इसने ओ में इसमें तोड़ दी ओ में, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका मॉलिक्यूलर बची भी तो होगी ऑक्सीजन, उसके साथ ये फ्री वाली ऑक्सीजन जुड़ गई और O3 बना लिया। ओजोन लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम डैमेजिंग द यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। ओजोन लेयर हमको बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्टली हम पर नहीं आती हैं, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ऑन दी ऑर्गन। और अगर ओजोन लेयर कम हो जाती है तो हमको बड़ी समस्याएं आएंगी, एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, हमको स्किन इन्फेक्शंस, राइट, कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। दो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम लिखने हैं, यानी कि आर्टिफिशियल आपके इकोसिस्टम लिखने हैं। तो एक तो आपका एक्वेरियम हो गया, दूसरा क्रॉप फील्ड हो गया, तीसरा आपके गार्डन्स हो गए। वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन एन एक्वेरियम। गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से पॉन्ड को क्लीन करते हैं उस तरीके से हम एक्वेरियम को क्लीन नहीं करते हैं। आंसर बताइए। A pond is a natural ecosystem. Pond क्या है? एक natural ecosystem है. It has a decomposer, whereas aquarium is a artificial ecosystem and does not contain a decomposer. अब जो कि ये नेचुरल इकोसिस्टम है पॉन्ड, तो उसके पास डिकम्पोजर्स होंगे, तो डिकम्पोजर्स भाई आधे से ज्यादा क्लीनिंग कर देंगे, है ना। तो हमको जरूरत नहीं पड़ी पॉन्ड को क्लीन करने की उस तरीके से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक्वेरियम की, तो वहां पर कोई भी डिकम्पोजर्स नहीं है, तो डिकम्पोजर्स का काम हमको करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो इस वजह से दोनों का जो फंक्शनिंग होता है क्लीनिंग का वो सेम नहीं होता है, एक ह्यूमन मेड है, एक नेचुरल है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग सेक्शन बी पर आ गए हैं। देखिए सेक्शन बी क्या कह रहा है, ड्रॉ टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो हमको क्या करना था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था जिसके पास 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हो। What are these two structure? What are these two structure of the hydrocarbon having the same molecular formula called? तो हम इन स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम आइसोमर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आइसोमर्स बुलाते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना है, कॉमन नेम भी लिखना है। ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना है, एल। देखो ये हमने दो आइसोमर्स बनाए हैं, ये क्या है आपका, ये वाला भी आपका ब्यूटेन है, ये वाला भी आपका ब्यूटेन है, यानी कि दोनों का नाम सेम, आपके नंबर ऑफ कार्बन सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग। इनको हम क्या बुलाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं, राइट। इनका फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। इनका नाम क्या है, ब्यूटेन नाम है। उसके बाद इन्होंने बोला था एक हमको एल्काइन का नाम भी लिखना है, तो हमने लिख दिया C4H6। C4H6 क्या है आपका, एक एल्काइन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या देखने के लिए मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे चलें। सेकंड, इसी में एक बी पार्ट भी है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो बेंजीन का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, C6H6 इज अ बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। 6 कार्बन है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपके दोनों ही इसमें देखने के लिए मिलते हैं, सिखाया है मैंने, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बेंजीन। बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड होते हैं हमको ये भी लिखना है। तो बेंजीन में बेटा जी आपके 9 सिंगल बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं और आपके
3 डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं, आप सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। विच कंपाउंड आर कॉल्ड दी एल्काइंस, किन कंपाउंड को हम लोग एल्काइंस बुलाते हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्काइन बुलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट आ जाइए, मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दिए गए हैं, राइट, उनके हर पार्ट के फंक्शंस आपको बताने हैं। टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस मेल गैमीट और स्पर्म। टेस्टिस का फंक्शन होता है मेल गैमीट को प्रोड्यूस करना और स्पर्म्स को, या फिर मेल गैमीट ही स्पर्म होता है, या फिर कह सकते हैं स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और टू मेल हार्मोन को भी प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन और मेल सेक्स हार्मोन। तो दो काम है, एक स्पर्म बना रही है, दूसरा मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है। आपका स्क्रोटम का काम होता है आपके उसका टेम्परेचर को कम करना, ताकि जब आपका क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर आपका कम होता है उसका, किसका, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तभी आपके टेस्टिस में आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, वॉइस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है बच्चों आपके ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये आपके फ्लूइड को सीक्रेट करती हैं और उस सीक्रेशन की वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी हो जाता है और स्पर्म को बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं। नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल विच इज मोटाइल एंड विच स्टोर्स फूड। क्या कह रहे हैं, उन जर्म सेल का नाम बताना है जो मोटाइल होता है। तो नॉर्मल सी बात है, फिर आपका कभी भी एग मोटाइल तो रहा ही नहीं है, एग का मूवमेंट होता ही नहीं है, मूवमेंट किसका होता है, स्पर्म का होता है, तो स्पर्म इज अ मोटाइल गैमीट, राइट। वहीं अगर हम बात करें तो आपका दूसरा कौन सा है, एग और ओवम होता है जिसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 3 रेजिस्टर R1 R2 एंड R3 are connected in a parallel at the combination is connected to a battery। हमने दो आपके 3 रेजिस्टर्स थे R1 R2 R3, इनको पैरेलली कनेक्ट किया, उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ड्रॉ दी सुटेबल सर्किट डायग्राम टू शो दी अरेंजमेंट ऑफ दी सर्किट कंपोनेंट अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ दी करंट फ्लोइंग। तो अरे वाह भैया, हमको इसका डायग्राम बनाना था तो ये लोग पैरेलली अरेंज कर दिए, बैटरी लगा दी, करंट को फ्लो करा दिया, राइट। ये आपका स्विच, अमीटर, सब कुछ हमने सेटअप कर दिया। तो इस तरीके का कुछ आए तो बिल्कुल ये वाला डायग्राम छाप कर चले आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ये आपको नेटवर्क दिया रखा है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपके C to D पहले फाइंड आउट किया है, C to D अगर फाइंड आउट किया है तो आपका क्या है, नॉर्मल हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया है, 1/r जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2, 10 प्लस 10, यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों ही केस में 10 दे रखा था, राइट। तो हमारा कितना निकल गया, आपका निकल के आया है 5 ओम। उसके बाद हमने डी बी में निकाला है, तो यहाँ पे आपका कौन सा देखने के लिए मिल रहा है, अगर हम डी और बी की बात करें, पहले आपका सी और डी में निकाला है, फिर डी एंड बी में आपका निकाला हुआ है। तो यहाँ पर कितना किया है, यहाँ पर हमने नॉर्मली आपका किसका सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है हमको और आंसर निकाल के रख देना है। तो बहुत इजी सा खुद क्वेश्चन है, इसमें हमने ज्यादा टाइम देना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहे हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट बतानी है। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रेट, जिस रेट से आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किसी भी सर्किट में कंज्यूम्ड हो रही है, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बुलाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एसआई यूनिट पूछ रहे हैं तो क्या होती है, वॉट होती है, जूल पर सेकेंड होती है, ठीक है। 2 bulb rated 100 watt and 220, ठीक है, voltage and 60 watt and 220 are connected in a parallel, ठीक है। 2 बल्ब थे, हमने उनको इस तरीके से कनेक्टेड किया है। ओके, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन, ठीक है। कितना करंट आपका ड्रॉ होगा वो निकालना है। तो करंट ड्रॉन बाय द फर्स्ट बल्ब से जो करंट निकलेगा हम पहले वो निकाल रहे हैं। तो I इज इक्वल्स टू, हमने नॉर्मली क्या रखा है, ये आपका रेट जो दिया गया था एक्चुअल में वो रखा,
दोनों को सॉल्व कर लिया, करंट निकल आया। उसके बाद सेकंड वाले में भी इसी तरीके से निकाला, टोटल करंट, दोनों का करंट जो निकल के आया उनको हमने प्लस कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू का हमने प्लस कर दिया, आंसर आ गया 0.73 एम्पियर। नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, फॉर्मूले बेस्ड है ना। स्टेट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है हमको वो बताना है। एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली when appliance of resistance R is connected to a source of voltage V and the current I flow through the appliance for a time t। ओके, आपका सबसे पहले बताते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। दिस लॉ स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर इज, ये लॉ हमको ये बताता है किसी भी रेजिस्टर्स में जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम से। तो फॉर्मूला निकल के आ गया एच वी एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, राइट। तो इसमें आपका V6 है, उसके बाद आपका R इतना दिया गया है, T 10 सेकेंड दिया गया है, राइट, और कुछ तो है ही नहीं है। उसके बाद हमको क्या बोला गया था, सेकेंड में आपका 5 ओम का रेजिस्टर है जिसको हमने बैटरी के अक्रॉस कर आपका कनेक्ट किया है। बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है, कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये हमने पढ़ रखा है। V की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, T की वैल्यू दी है, बस सॉल्व करना था। ठीक है, सब कुछ तो गिवन है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑल द फूड चेन, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। ओके, क्या बुलाते हैं जो आपके फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं ट्रॉपिक लेवल के उन ऑर्गेनिज्म को, प्रोड्यूसर। दे कैन बी मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों इनको प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनको खाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, दूसरों को प्रोवाइड और कराते हैं, इसलिए हम इनको प्रोड्यूसर बुलाते हैं। स्टेट 1 Why are human being more adversely affected by the biomagnification। आजकल जो ह्यूमन बीइंग है वो बायोमैग्निफिकेशन से क्यों इतने ज्यादा अफेक्टेड है। स्टेट 1 इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम। ओ माय गॉड, पूछ रहे हैं कि अगर हम इकोसिस्टम से डिकम्पोजर्स को खत्म कर देंगे तो क्या होगा। अरे गंदगी गंदगी फैल जाएगी। व्हेन नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल्स, जब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड, डीडीटी, ईटीसी enter a food chain, they get progressively accumulated at each trophic level। जब ये फूड चेन में एंटर करते हैं तो ये हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होते हैं बच्चों, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं किसी भी फूड चेन में हमेशा टॉप लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। Therefore, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in their body। तो जो ज्यादा से ज्यादा concentration होता है इन chemicals का वो ह्यूमन बॉडी में देखने के लिए मिलता है। इल इफेक्ट्स क्या होंगे आपके डिकम्पोजर्स के, अर्थ वुड बी कवर्ड विद द डेड बॉडीज एंड फाउल स्मेल। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमारा पूरा अर्थ डेड बॉडी से और गंदी स्मेल से भर जाएगा, बेटा हम लोग के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स विल नॉट टेक्स प्लेस, और आपके जो मिनरल्स हैं वो रिसाइकल भी नहीं होंगे अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे। तो आगे आ जाइए, सेक्शन सी पर आ गए हैं हम लोग। ठीक है, केस बेस्ड है जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। वो मैकेनिज्म जिससे किसी भी इंडिविजुअल को हमको सेक्स पता चलता है उसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन बुलाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड वेयर एज इन सम अदर इट इज नॉट। कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में हम डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन अदर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देयर आर 23 pairs of chromosome in human being।
हमारे क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज 44, 22 पेयर्स कंट्रोल द बॉडी कैरेक्टर एंड 1 पेयर आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और एक पेयर जो होता है वो उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बुलाते हैं। The sex chromosome are of two types, X chromosome and Y chromosome. सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप्स का होता है, X और Y क्रोमोसोम्स। At the time of fertilization, depending upon the which type of male gamete fuses with the female gamete, the sex of the newborn child is decided. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम होगा या X क्रोमोसोम होगा, इस बेसिस पर डिपेंड करता है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका सेक्स क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपका एक केस स्टडी दिया गया था। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, which Y is a pair of sex chromosomes in human being called the mismatch pair in terms of types and size. ओके, कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में जो आपके पेयर्स हैं सेक्स क्रोमोसोम के, उनको हम लोग मिसमैच पेयर क्यों बुलाते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज। तो अगर हम बात करें तो कौन से हैं आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है जिसमें से वाई क्रोमोसोम आपका बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू द एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, आउट ऑफ मेल और फीमेल विच ऑफ देम हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इन दोनों में से किसके पास परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। In case of perfect pair, will the gamete produce be of the same kind or of the different kind? Perfect pair में जो gamete produce होता है वो सेम होता है या फिर अलग होता है, तो सेम काइंड का होता है। मदर और फादर दोनों में ही पाया जाता है। मदर या फिर फीमेल में आपका जो कह रहे हैं परफेक्ट पेयर पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है मेल्स में क्या होता है, मेल्स में तो एक्स वाई होता है, जो परफेक्ट पेयर होता है वो एक्स एक्स में होता है। ठीक है, गैमीट के अंदर अब आपका चाहे ये वाला एक्स चाहे ये वाला एक्स चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो अगर आपका जो चाइल्ड होगा वो गर्ल ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेम 2 एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताइए जिनका हम लोग सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो नाम है भाई रेप्टाइल्स एंड स्नेल्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ देयर सेक्स डिटर्मिनेशन। इनके सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस बताइए क्या हो सकता है। इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग वुड बी मेल और फीमेल। कह रहे हैं रेप्टाइल्स में कैसे पता चलता है, जिस टेम्परेचर पे आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो रहा है उससे पता चलता है कि जो एग में बेबी है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगा। इन स्नेल दे कैन चेंज देयर सेक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और ये तो भाई जादूगर जादूगर ओ जादूगर है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये तो अपनी लाइफ टाइम में अपना सेक्स ही चेंज कर सकते हैं। बढ़िया, आगे चलो। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली शो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कैसे डिटरमाइन होता है, तो देखो भाई एक होती है मेल, एक होता है फीमेल। मेल के पास होता है एक्स एक्स और आपकी सॉरी फीमेल के पास होता है एक्स एक्स, मेल के पास होता है एक्स वाई। इस तरीके से अगर मेल से वाई आ गया, फीमेल के पास तो एक्स है ही, तो एक्स वाई मिलकर आपके बॉय बना देंगे। और अगर मेल से आपका क्या आ गया, एक्स आ गया और फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही है, तो एक्स एक्स मिलकर आपकी फिर से नई फीमेल बन जाएगी। तो ये डायग्राम है, पूछा जाए तो ऐसा बना के आ जाना। एक और आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ अ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग अ सम अडेसिव मटेरियल। ओके, कह रहे हैं स्टूडेंट्स ने क्या किया है, व्हाइट शीट जो है पेपर की उस पर उसको फिक्स कर दिया है अडेसिव मटेरियल का इस्तेमाल करके। शी प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन सेंटर ऑफ इट, और उसके सेंटर में उसने बार मैग्नेट रख दिए और कुछ आयरन नेल्स को, आयरन फिलिंग्स को यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल कर दिया है। ऑन टैपिंग द बोर्ड जेंटली शी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग हैव अरेंज्ड themselves in a particular pattern। और जब उसने ऐसा किया तो उसके बाद उसने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर ले रही हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ड्रॉ डायग्राम टू शो दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग। हमको डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आयरन फिलिंग का हमको पैटर्न क्या हो दिखाई दे। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट शोइंग द poles of the bar magnet as well as the direction of the magnetic field। ओके, तो ये तो हमने पहला वाला डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है जिसमें आयरन फिलिंग आपकी क्या हुई है,
सेट हो गई है। दूसरा बार मैग्नेट के अराउंड बोला था, तो वो ये रहा, और बार मैग्नेट के पोल्स भी हमको दिखाने हैं, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ द डिटरमाइंड यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाई डू द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद कह रहे हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर सकती हैं। by placing a compass needle on the magnetic field lines, direction of the north pole will be given डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे हैं, अगर हम कंपास रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो हमको डायरेक्शन पता चल जाएगी। इफ दे क्रॉस, क्यों क्रॉस नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर वो क्रॉस होंगी तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास जो है आपका पॉइंट आउट करेगा, और जहां पे कंपास पॉइंट आउट करता है वही आपकी डायरेक्शन हो जाती है। तो ये बताइए एक ही चीज की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जिस वजह से आपकी जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, इसी का आपका ऑप्शन दिया गया है वो है, ठीक है। हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट ड्रॉइंग यूजिंग अ स्मॉल कंपास निडल, किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं कंपास निडल का इस्तेमाल करके, फिर हमको ड्रॉ भी करना है। टेक अ बार मैग्नेट, हमको सबसे पहले बार मैग्नेट लेनी है, उसको सेंटर में हमको ड्रॉइंग शीट के रखना है, फिर उसको फिक्स करना है, फिर हमको वहां पे कंपास रखना है, नॉर्थ पोल उसका पास में रखना है, साउथ पोल उसका कंपास निडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ पोल, यानी कि कंपास निडल का जो साउथ पोल है वो उसके नॉर्थ पोल पे पॉइंट आउट करना चाहिए, ठीक है। मार्क द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द निडल, एंड्स की जो निडल के एंड्स की जो पोजीशन है उसको मार्क करना है। नाउ मूव द निडल टू द न्यू पोजीशन सच दैट द साउथ पोल एंड ऑफ निडल ऑक्यूपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द नॉर्थ पोल। उसके बाद हमको क्या करना है, बस उसको मूव करना है, ठीक है। In this way we proceed step by step till you reach the south pole of the magnet, और इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंचना है जब तक हम साउथ पोल पे नहीं पहुंच जाते। Join the point mark to get a field line, similarly draw one more line to on the other side of the magnet। Congratulations बच्चों, हमने 2022 टर्म फर्स्ट साइंस के पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है। होप सो आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा, आपके डाउट को हम क्लियर जरूर करेंगे। अब जो कि हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया है तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।